वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे कुछ नैब के केसेस के हवाले से। जब से कानून में तरमीम हुई है और मेगा करप्शन केसेस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि निस्फ से ज़्यादा केसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ दूसरा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तनाज़ा और लाहौर के अंदर जो नए हलकों की तमाम फॉर्म 45, 47 जो है वो खोले जा रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर मरीम नवाज साहिबा का हल्का, हमजा शहबाज का, अलीम खान का और ओन चौधरी का हल्का जो है वो भी शामिल है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ेर समाअत है और इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ जो है कि अपील की हुई है, लेकिन अभी वहाँ पर एक लार्जर बेंच बनना है। इसलिए क्या ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपने फैसले कर पाएंगे उस वक्त तक कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ना निपटा सके। और दूसरा, बखसूस नशिस्तों का मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, जो 24-25 जून को इसकी समाअत होनी है। फुल कोर्ट इसकी समाअत करेगा और ये मखसूस नशिस्तें इस हवाले से बड़ी अहम है कि अगर ये हुकूमत को मिलती हैं तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी जो तयन करना और उसमें कोई एक्सटेंशन का जो पहलू है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बड़े अहम मामला हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अजहर सदीक साहब मारूफ कानूनदान है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ हम ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। सबसे पहला मामला तो ये, आपको याद होगा एक ज़माने में जब 2014-15 में शायद एक फहरिस्त पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त भी नैब और ये केसेस और तरमीम और NRO का मामला बड़ा चल रहा था कि कोई तकरीबन 180 के करीब केसेस थे, मेगा करप्शन केसेस। तो अब ये कहा जा रहा है कि निस्फ से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो गए हैं। कोई नैब में तरमीम की गई, कुछ में बरियत हो गई, कुछ जो है वैसे ही ख़त्म कर दिए गए। तो इस किस्म के अमल से आप समझते हैं कि माशरे से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी या करप्शन के खात्मे के लिए कोई मैकेनिज्म रहना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी बात है खालिद जमील साहब, पाकिस्तान में करप्शन कोई खत्म नहीं करना चाहता। एक इमरान खान था कि जिसने कोशिश की कि इसको कैसे ले जाए। उन्होंने नैब में कोई दबाव, प्रेशर, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो मर्जी ये कहते रहे, अपने तय कोई नहीं। मैं तो कई चीजों का गवाह भी हूं कि झूठे केसेस के हवाले से बात नहीं की। अब जो कि नैब जब से बना है हमेशा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रहा है, करता रहा है। तारीखी तौर पर तो ये बातें सारी अपनी जगह पर मौजूद है। और पता है आपको, एहतसाबुर रहमान सैफुर रहमान ने ये बनाया था उस वक्त नवाज शरीफ के कहने के ऊपर। बाद में ये आइडिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया, ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया और वो चलता रहा। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 कानून था व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। हमने ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मेगा करप्शन के केस का, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कई पेशियों में पेश हुआ था और ये कुछ 480 अरब के करीब के ये केसेस थे। और कई ऐसे केस थे जो ओपन एंड शट केस थे। लेकिन वजह क्या है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े चेहरे, यानी कई साबका जर्नैल इन्वॉल्व हैं इसमें, कई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं इसमें, कई ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल है और कई हमारे सियासतदान। चूंकि गठजोड़ है ना सारे का सारा, तो कोई नहीं चाहता। बजाहिर ये है कि ये नैब अभी तो फिलहाल तारीख में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है और अब भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज भी अगर आप बैठकर देखें तो बता दें कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस कोई केस है, 190 मिलियन का कोई केस है, बिल्कुल केस कोई नहीं है। और उसके अभी सिर्फ और बता दें उसके अलावा कोई और काम कर रहे हो। और जो इमरान खान के करीब जो लोग हैं जिनको वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं, एक फराज शहजादी और उनके खामन हसन जमील के हवाले से मैं केस देख रहा हूँ। हाउसिंग सोसाइटी तबाह बर्बाद कर दी नैब ने और उनके मिलके कि किस तरह से वादा माफ को गवाह की तरफ चले जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, FIA पता नहीं क्या क्या कुछ करके देख लिया। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी देखे ना, तरमीम कर दी है उन्होंने और तरमीम इमरान खान ही उसमें अपील में ले गए और इमरान खान ने अपील वापस नहीं लेना। कि मेरा नुक्ता नजर था कि अपील वापस ले लें आप, उन्होंने कहा नहीं वापस नहीं लेनी। उन्होंने अपील पे बहस की और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जेर इल्तवा है। लेकिन आपकी पार्लियामान जो है ना, वो ये सब बट्टी के नीचे फेंक चुकी है। अच्छा, लेकिन अजहर साहब, करप्शन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी बता रही है, तमाम इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स इवन बता रही हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों जो एक स्टेटमेंट दिया था कि 500 से 600 अरब टैक्स चोरी होती है हमारे सिस्टम के अंदर भी। करप्शन तो हो रही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि चाहे जाए कि हम इस कवानीन को इतना बेअसर या इदारों को इतना बेअसर कर दें कि हर कोई छूट हासिल कर ले। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपके सामने, मैं बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये वाला इशू, इसमें कोई शक नहीं है। UN कन्वेंशन भी है, उस पर अमल दरामद भी हमने करना है। तो क्या बिल है हमारी?
क्या हमारे इदारे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट क्या वो चाहती है इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहती करप्शन खत्म होने के लिए। वो तो इमरान खान एक लगा हुआ है, कोशिश करता फिर रहा है और वो कोशिश भी की, लेकिन अब जो कि पार्लियामेंट में अब देखिए ना, 2 जजेस और चीफ जस्टिस उमर ताब बिंदयाल साहब थे, जस्टिस जाजुल हसन थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। दोनों ने कहा कि ये कानून गलत है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नहीं, कानून बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट अब अपील फाइल हुई है, इस अपील में तो नैब बिल्कुल ही खत्म हो जाए ना। नैब की दरवाजा बंद कर देना। और अभी मैं पहले कायल नहीं था इस बात का, लेकिन अब मैं भी इस बात पे कायल हूँ कि ये कानून जो है ना, कानून को तब्दील होने की जरूरत है। और अगर आप वाकई चाहती हैं तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड आके यानी ये करप्शन रोकनी है, ये घुन की तरह खा गई है, मुल्क तबाह हो गया है। और अगर इन चीजों को आप वाकई आगे लेके जाना चाहती है ना, तो उसके लिए एक लाए अमल तय करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हमारी अदालतों को भी बैठना पड़ेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में सीरियसली यानी एक ऐसा वाया मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई नहीं है। सुबह ही अगर आप देखें ना, अभी आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देख लें, आपने कभी सुबह सिंध में सुना, आपने कभी सुबह बलोचिस्तान में सुना कुछ किया? पंजाब में आपने देखा वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो मौजूदा डीजी है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मंबा है, जो बाकी सब लोगों के खिलाफ केस उन्होंने उसी को खावर मानकर को उठाया और आपने देख लिया उसके और फिर वो इद्दत केस में जाके कन्वर्ट हो गई करप्शन सारी। मतलब कानून के साथ साथ कुछ माइंड सेट जो है कि वो हुकूमतों का भी और इदारों का भी वो बदलने की जरूरत है, सियासी जमातों का भी। इसके साथ ज़रा एक और मामला भी मैं आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि हम माइंड सेट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अभी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला इसको चल रहा है, दूसरी तरफ जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का तब्दील किया गया था उस हवाले से भी 24 तारीख को समाअत होनी है। और तीसरी तरफ लाहौर के अंदर जो ट्रिब्यूनल कायम हो चुके हैं चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर, उन्होंने जो नोटिस कर दिए हैं लाहौर के बड़े अहम हल्के हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, नहीं हो सकता? या सुप्रीम कोर्ट जो है कि अगर ये कह देती है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो फिर ये तब्दील होंगे और मामला जो है कि 5-5 साल लटक जाएगा, असेंबली खत्म हो जाएगी लेकिन मामला खत्म नहीं होंगे ट्रिब्यूनल के? देखिए, एक बात तो देखिए, 2 इशू हैं, अब जरा समझने वाली बात है। देखिए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। ये कहां से आ गया कि उनकी मर्जी के तैनात करना है? ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने करनी है, ये नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अपना आइन में लिखा हुआ है कि जजेस तैनात करने का इख्तियार सदर का, तो सदर थोड़ा तैनात करता है। वो तो बुनियादी तौर पे ऊपर बाकायदा हमारी सुप्रीम कोर्ट देखती है, पेटर फैमिली का प्रिंसिपल है कि उसको सारा कुछ पता है और उसके मुताबिक देखती आई है। तो यहाँ तो अब आपने पहले था रिटायर्ड जजेस का, तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीली हुई और इत्तेफाक राय से हुआ और हाई कोर्ट के जजेस लगाए गए। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जजेस चाह रहा था इलेक्शन ट्राइब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारी हाई कोर्ट नहीं मान रही थी। और वो बात ठीक है कि जब उनकी मुशावरत है, मुशावरत बामानी है, जो नाम दे दिया वही होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल चूंकि जिसके खिलाफ फैसला वो चुन के लगाए गए, ये बंदा इधर होगा, ये कौन होते हैं इस बात के हवाले से भाई नोटिफिकेशन कर दे, उसका मकसद यही है अपॉइंटमेंट का, नोटिफाई करना है उन्होंने, लेकिन ये कोई रोल नहीं है। और इसमें अजहर साहब, इसमें एक चीज और आपसे वजाहत चाहूंगा कि आइन में तो अगरचे ये है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि वो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट जो है उनकी मुशावरत से बनाए जाएंगे। तो मुशावरत तो बामानी, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुशावरत बामानी होनी चाहिए, रेदर देन के अच्छा सिर्फ एक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जजमेंट्स है ना इसके ऊपर, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर 140 सेक्शन के अंदर दूसरा जिसका जो पहलू है ना कि वो तब्दील कर दिया कि रिटायर्ड जज लगा सकते हैं, और ऑर्डिनेंस के जरिए किया और मिली भगत के साथ किया। सदर आसफ अली ज़रदारी यहाँ नहीं थे, वो मैंने चैलेंज किया हुआ है, ऑर्डिनेंस मैंने चैलेंज किया हुआ है, नैब के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, ये भी मैंने चैलेंज किया, नोटिस हो गए हुए हैं उसके अंदर। अब वहां क्या किया, वहां रिटायर्ड जज लगा लिए। अब ये वाला मामला जब चीफ जस्टिस आपके पास आया 2 महीनों ने कहा ये क्या कर दिया आपने ऑर्डिनेंस का, वो जहां तक अपॉइंट करना, ये मामला सारा देखना, वो तो अल्टीमेटली मुशावरत बाबानी मुशावरत जो हाईकोर्ट का जज कहेगा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहेंगे, उसके मुताबिक ही तैनात होनी है। मैं इसको बहुत बड़ा सेटबैक नहीं देख रहा। अभी लार्जर बेंच बनना है, वो आपको पता है कि वो कमेटी बैठती है प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं खाली, उसमें देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी मर्जी का बेंच तो शायद ना बना सके,
क्योंकि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह उसके अंदर है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो हम्म। मेजॉरिटी जो है ना वो दो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दो ऐसे इंडिपेंडेंट माइंड जज है कि वो चाहेंगे कि ये वाला मामला, और चूंकि अब तो सवाल आ रहा है जस्टिस का, आज रऊफ हसन ने भी कह दिया, मैंने वो बताया 2021 का फैसला जो 11 फरवरी 2021 को हुआ था कि 5 जजेस ने कहा कि इमरान खान से रिलेटेड कोई केस भी जो है वो जस्टिस काजी फैसले 5 ना जजेस, सुनना चाहिए उनको। ये ऑब्जर्वेशन थी। तो हम्म। आज मैं समझता हूँ कि आपने सारे केसेस उठाकर देख लेना हम्म। इंडिया के अगेंस्ट जितने भी फैसले हैं उनमें जैसे काजी फैसला साहब मौजूद हैं, वो चाहे, और एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अभी जो आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों वाला। वो रहा, वो रिजर्व सीटों की तरफ चला गया कि रिजर्व सीटों में अपना जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा ही नहीं कराया है। भाई वो बात बड़ी सीधी सी है, मुझे तो वो तारीखी तौर उन्होंने पर कहा कि इन्होंने नजरियाती से अपने टिकट का अप्लाई किया था और फिर खुद ही दस्तबरदार हो गए, तो इसलिए हमने आजाद डिक्लेयर किया। नहीं, ना बड़ी मजेदार बात। सेक्शन 215 जो इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है ना, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतजादम है। लेकिन सिंबल ले लें तो पार्टी बैन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और इस वाले मामले को मैंने बड़ा सीरियसली टेकअप किया हुआ है, और लाहौर हाईकोर्ट में 25 मार्च से लार्जर बेंच हो गया है, और रूल 94 है, वो कहता है मखसूस से उसको मिलेंगी कि जनाब जिसका इलेक्शन सिंबल होगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन्होंने पहले क्या किया, पार्टी का सिंबल ले लिया। पार्टी का सिंबल लिया तो एक पिटीशन फाइल की सलमान अकरम राजा ने, और उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई तो रहने दें। उन्होंने कहा नहीं, पीटीआई भी नहीं रह सकते आप, ये भी फैसला मौजूद है, ये छुपा कर रखा और हम फैसला पेश करेंगे। और जब वो पीटीआई से नजरियाती आया, उन्होंने कहा और 13 जनवरी को ये फैसला दे दिया कि जनाब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ जो है आप नहीं कर सकते, नहीं जा देखे ना। और ये उन्होंने आज खुद ही, मेरा ख्याल है कोई अपील कोई दरखास्त कुछ भी नहीं आई थी, लेकिन जब ये मंजर आया सामने की जिस वो पीटीआई नजरियाती से हम टिकट जमा करवा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तमाम आरओज को ये डायरेक्टिव भेज दिया था। देखिए ये रिकॉर्ड पे है ना वो फैसला, मैंने आज शेयर किया, ट्विटर पे भी मैंने शेयर किया वो तो मुझे। और फिर कमाल की बात, अगली बात सुने भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मौका नहीं दे रहे, उनके नॉमिनेशन पेपर आप नहीं ले रहे, वो अब ले गए रिजर्व सीटें सुन्नी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं गए कि आपने इनका सिंबल ले लिया था और हम इनके नॉमिनेशन पेपर ले नहीं सकते थे, और नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीटों के लेने चाहिए थे, नहीं लिए उन्होंने। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल देखिए वो इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आपने जाके ज्वाइन कर लिया तो आप आगे, तो रिजर्व सीटें तो मिलनी है पार्टी को, वो कैंडिडेट को नहीं मिलनी। अच्छा अजहर साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये पूरी हेयरिंग फुल कोर्ट में उठाया जा रहा था कि ये रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि जो एफिडेविट हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर के ऊपर उन्होंने जमा करवाए थे, सब के सब ने अपनी पार्टी एफिलिएशन तो मौजूद थी उनकी। तो वो जो सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी, जिसके ऊपर मामला जो है कि उनके हक में नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे थे हमें पार्टी का मेंबर तो डिक्लेयर हमें करने दें, हमने एफिडेविट दिए हुए हैं। तो अभी भी जजेस ये कह रहे थे कि ये तमाम के तमाम अवाम ने जो वोट दिया है वो पीटीआई को वोट दिया है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दिया। तो ये नशिस्तें मिल सकती है इस असूल की बुनियाद के ऊपर? देखिए बिल्कुल मिल सकती हैं, हक ही उनका है, पार्टी का हक है ना। यानी आपने देखा ना इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ जाएगा ना सारा, सिंबल ले लिया आपने, नॉमिनेशन पेपर नहीं वसूल किए, और आपने पहले कह दिया एक पार्टी छोड़ के दूसरी, ये सारे एलिमेंट जो ना ये बदनीति या मेलाफिटी की तरफ जाते हैं। असल जो बात है ना जो खालिद जमील साहब समझने वाली है, इशू इससे बड़ा है। मैं आज भी समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट कंपोजिशन पे मुझे अब एतराज है, 3 जजेस नए आ गए, उन 3 जजेस को ऐड करना चाहिए फुल कोर्ट के अंदर। अभी तो समात शुरू होनी है और उसके अंदर कह दिया उन्होंने, और उसमें मेरा हाल एतराज ये उठाना चाहिए। और वो जो कि फैसल सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो इस बात पे आर्गू नहीं होते, हम तो बड़ा वादे कहते हैं कि नहीं जज पे एतराज करना चाहिए उनका सामने। अब होना क्या है, अब अगला पैकेज तो आपको पता है, रिजर्व सीटें उनको मिल जाती हैं मुस्लिम लीग नून और बाकी को, तो 2 तरह अक्सरियत हो जाएगी। वो आगे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तैयार बैठा हुआ है क्या, जजेस की रिटायरमेंट एज 62 से 65 करनी है हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की 65 से 68 करनी है। उसे काफी फायदे जरा कन्वीनियंस है उनके साथ, तो वो 3 साल उनकी मियाद बढ़ जाएगी, और 3 साल का जो काम उन्होंने करना है वो करना है। असल तो एजेंडा ये समझना है, और साथ साथ तो तरमीम जो की है उसमें एक ये नहीं किया, एक और काम किया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, यानी सुप्रीम यानी मुख्तलिफ हाई कोर्ट के, उनको एक सूबे से दूसरे सूबे पे ट्रांसफर कर सके। इंडिया में तो ये कानून, इंडिया में तो आइन में लिखा हुआ है, और उसमें यह है कि ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस को जो है कि और भेज दें जहाँ पे
इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जजेस जो काम कर रहे हैं, तो जजेस को रीशफल कर देने का अभी जो कि पूरा तवज्जो जो है वो लेकिन जो लाहौर जजेस के बेशतर रिमार्क्स जो दिखाई दे रहे थे वो तो ये थे कि जो मैंडेट है उतना ही सीट मिलनी चाहिए, अगर किसी को नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन किसी और का मैंडेट नहीं दिया जा सकता। इस तरह से पोजीशन यही है, आईनी पोजीशन यही है कि मैंडेट के मुताबिक, यानी देखे प्रोपोर्शनेट है ना, हिस्सा बा मुताबिक जुल्सा है भाई। किसी एक ने एक सीट जीती है, उसको 6 सीटें रिजर्व दे नहीं मिल सकती, बिल्कुल। तो ये तो आइन की मंशा है ही नहीं है। और इस पे जजेस जो है ना वो काफी फोकस्ड हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जस्टिस काजी फायजी साहब और आपको याद है वो मुझे आज भी अब्दुल कयूम सिद्दीकी का वो ट्वीट याद है कि और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए जब वो रिव्यू वाला मामला लगा था काजी फायजी वाला, तो वो तो फिर बातें अब सामने चले वो बातें खुलना शुरू हुई तो बहुत दूर तक चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपका बात कर रहे थे कि जो इस वक्त नैब करप्शन के केसेस का ख़त्म होना और जो मुख्तलिफ अदालती मामला बखसूस नशिस्तों के हवाले से चल रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उसके ऊपर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो पाकिस्तान की कुछ मईशत बजट के बारे में IMF की टीम भी जो है कि 28 जून को पाकिस्तान आ रही है और बजट भी 28 या 29 जून को मंजूर होगा और उसमें कौन से नए टैक्स और किन किन सेक्टर्स के ऊपर आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।